हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्विन ब्रोस। मैं हूं जूही और आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो जगह के इंस्टीट्यूशंस मतलब देखेंगे, विच इज हॉस्पिटल्स एंड होटल्स। तो ये दोनों ही क्यों, ये हमें बाद में पता लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, यानी कि इम्पोर्टेंस। देन डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट इन हॉस्पिटल एंड होटल्स, ये कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल होटल्स के अंदर जैसे मैंने पहले बताया। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोसेस एंड वेरियस इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एंड देयर यूसेज। हम इक्विपमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे कि उनका यूसेज क्या होता है और हमें क्यों चाहिए, मतलब वो इक्विपमेंट्स के अलग अलग टाइप्स क्या क्या हैं। एंड लास्टली, लाइक एवरी चैप्टर, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन दिस फील्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सबको पता है कि अलग अलग फैब्रिक यूज होते हैं अलग अलग आइटम्स के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर इंटीरियर इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हीट साउंड इंसुलेशन। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मूवी हॉल्स में, ताकि आवाज बाहर ना जाए। बैंडेजेस, मास्क, इन सब में अलग अलग टाइप ऑफ फैब्रिक यानी अलग कपड़ा यूज हो, और इन सब का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी केयर एंड मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनका जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, वो ज्यादा टाइम तक हम उसको यूज कर पाए। तो care and maintenance of fabric includes two aspects. The first one is keeping the material free of physical damage and rectify any damage that may have occurred during its use. मतलब कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक तो कोई उसको कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि अगर वो कपड़ा फटना नहीं चाहिए या उस पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, और अगर कोई डैमेज हो गया है तो फिर उसको ठीक करना। And retaining or refreshing the appearance in terms of removal of stain and dirt and retaining the textural and visual characteristics. जैसे अगर कोई कलर किसी भी कलर का कपड़ा है, उस पर कोई कोई दाग गिर जाए तो उसको सही तरह से और सही टाइम पे हटाना, ताकि उसका जो विजुअल अपीयरेंस है वो इंटैक्ट रहे, वो वैसा ही रहे। तो इससे हम ये दोनों अगर हम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली केयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ फैब्रिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज मेथड ऑफ केयर ऑफ क्लोथ्स डिपेंड। सो दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू नो। नाउ कमिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। So firstly, we need to know कि clean, fresh, hygienic clothes, spotless and crisp household linen and are outcomes of successful laundering or dry cleaning. तो dry cleaning आपको पता होगा, जैसे कि हमारे नियर बाय शॉप्स या मार्केट्स में शॉप्स होती हैं, तो वहां पे ड्राई क्लीन होता है। घर पे हम ड्राई क्लीन नहीं कर सकते हैं, सो वी हैव टू सेंड आवर क्लोथ्स वहां पे। एंड लॉन्ड्री इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इसका क्या मतलब हो गया, दे आर सेइंग कि एक लॉन्ड्री सिर्फ एक आर्ट नहीं है और एक साइंस भी है। Why? Because it is based on application of scientific principles and techniques. अब ये आर्ट क्यों हुआ? Because application requires mastering of certain skills to produce aesthetically pleasing results. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है that laundry is both a science or an art. Why? Or is laundry only a science or only an art? Why or why not? तो आपको कहना है नहीं, it is both. Why? Because it applies scientific principles and also requires mastering of certain skills. Aesthetically, to produce aesthetically pleasing results. Aesthetically pleasing results मतलब कि जो बहुत सुंदर लगे, आंखों को अच्छा लगे, और of course scientific principles के साथ. And you are aware that care and maintenance requirements of different fabric depend on fiber content, type of yarn, fabric construction techniques and finishes given to fabric and the purpose for which they are used. तो ये सब जो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक बताया हुआ है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड हमारे पहले के चैप्टर्स में। जैसे कि डिजाइन एंड अपैरल हो गया, तो हमने उसमें पढ़ा था फाइबर कंटेंट के बारे में, और पढ़ा था ये सारे प्रॉपर्टीज डिजाइन के बारे में। तो ये वहीं पे बताया हुआ है, ये उसकी आगे की कंटिन्यूशन है कि अब वो फैब्रिक तो बन गया, उसकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे होगी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स इन कॉमन यूज। एक होता है वॉशिंग इक्विपमेंट, दूसरा ड्राइंग इक्विपमेंट एंड तीसरा आयरनिंग और प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो घर पर यानी कि हाउस होल्ड लेवल पे यूजुअली वॉशिंग हाथ से की जाती है, हाथ से मतलब मैनुअली। कैसे? बकेट्स, बेसिन, बोल्स, ये सारे घर के बहुत छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं, ये सारा यूज करके ही साफ सफाई होती है। और कुछ केसेस में
बेसिक वॉशिंग मशीन्स हैव बीन एडेड। तो ये तो हो गई घर की बात, हम बाद में देखेंगे होटल्स और हॉस्पिटल्स में भी कैसे होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं वॉशिंग इक्विपमेंट्स पे। तो देर आर 2 मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन अवेलेबल। एक तो होता है टॉप लोडिंग और एक होता है फ्रंट लोडिंग। ये नाम से ही पता लग रहा है, टॉप लोडिंग मतलब कि जिसमें ऊपर से खुले वॉशिंग मशीन, दैट इज टॉप लोडिंग। और जो बाहर से खुलती है, मतलब सामने से खुलती है, दैट इज फ्रंट लोडिंग। तो आपने देखा होगा घरों में ज्यादातर टॉप लोडिंग होती है, बट इफ यू हैव सीन इन मूवीज ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज के अंदर फ्रंट लोडिंग मशीन होती है। वहां पे आप जाते हैं, अपने कपड़े डालते हैं, एंड दैट इज फॉर पब्लिक यूज, यूजुअली ऐसा होता है। तो टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग ये दोनों बट ऐसे इंडिया में भी मिलते हैं और दोनों यूज होते हैं। और टॉप लोडिंग फ्रंट लोडिंग दोनों के अंदर और 3 तरह की मशीन्स आती हैं, मतलब बेस्ड ऑन कि वो कितना काम कर सकती हैं। तो एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक एंड तीसरी मैनुअली ऑपरेटेड। तो फुल्ली ऑटोमेटिक अगेन ये बहुत इजी याद करना कि ये सारा काम खुद करती है। फुल्ली ऑटोमेटिक आपको कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। दीज मशीन्स हैव अ सिंगल टाइम सेटिंग, एक बार बस सेटिंग कर दी और वो खुद चालू हो जाए, एंड नो फर्दर इंटरवेंशन इज नीडेड। यानी फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद वाटर फिलिंग होती है उसमें, टेम्परेचर ऑफ वाटर सेट हो जाता है, वॉश साइकिल होती है ये, और नंबर ऑफ यूजेस, रिंसेस, ये सब जो है ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड देन ये सिंगल टाइम सेटिंग में ये सारा काम खुद करके कपड़े धुल के बाहर आ जाए। अब सेमी ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं है, जो दूसरा टाइप है, these machine require intervention of the operator at frequent intervals। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर पे आपको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो rinse water in such machine has to be filled and drained out with each cycle। यहाँ पे आपको काम खुद करना पड़ेगा। जो रिंस करने का पानी, यानी कि साफ करने के लिए पानी है कपड़ा, वो आपको बार बार भरना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ऐसे करके कपड़े धुलेंगे सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर। एंड इसमें जनरली 2 टब होते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टब मशीन इज सेमी ऑटोमेटिक मशीन। एंड लास्टली इज मैनुअली ऑपरेटेड। तो इसमें मैनुअली ऑपरेटेड में क्या है, ज्यादातर काम आपको खुद से करना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा काम मशीन करती है। तो 50% और मोर वर्क इज डन मैनुअली बाय द ऑपरेटर। तो अगर आप ऑपरेटर हैं, आप चला रहे हैं मशीन को, तो ज्यादातर काम आपको ही करना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बहुत बेसिक सा कि इसमें इन तीनों में डिफरेंस बताइए या किसी 2 में डिफरेंस बताइए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशर का पूरा बताया हुआ है कि कैसे ये यूज होता है, मतलब कैसे ही काम करता है। तो देखते हैं। सबसे पहले फिलिंग अप ऑफ वाटर, सेकंड वाटर लेवल कंट्रोल, ये भी एक फीचर उसके अंदर होता है। तो पहले तो पानी भरते हैं, फिर वाटर लेवल कंट्रोल की कितना पानी चाहिए हमें। वाटर लेवल इज कंट्रोल्ड ईदर ऑटोमेटिकली और मैनुअली, बिकॉज ये ऑटोमेटिक वॉशर है तो इसमें ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी होती है। देन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, द मशीन हैज अ बटन, डायल और पैनल इंडिकेशन विच परमिट्स selection of desired temperature of water. The temperature may be same for wash and rinse or different for the 2 operations. So basically यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ होता है and you have to choose temperature of water। कुछ स्टेन्स के लिए या कुछ सफाई के लिए आपको कपड़ों की ठंडा पानी ज्यादा बेटर रहता है, और कुछ के लिए एक्चुअली गर्म पानी चाहिए होता है। तो वो आपके पास ऑप्शन होती है। एंड यहाँ पे ये भी ऑप्शन होती है कि कपड़े धोने के लिए और रिंस करने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर का पानी चाहिए या फिर सेम टेम्परेचर का चाहिए। नेक्स्ट इज वॉशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पैराग्राफ बेसिकली अबाउट वॉशिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वॉशिंग मशीन इज टू कीप द फैब्रिक इन मूवमेंट इन द वॉशिंग सोल्यूशन टू कैरी अवे द डर्ट। मतलब कि वो कपड़ा जो है वो मूवमेंट में रहना चाहिए, वो हिलता रहना चाहिए, वो एक जगह स्टेबल या अटका नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी इन मूवमेंट। तभी क्या होगा, जो उसके अंदर डर्ट है, गंदगी है, वो सारी निकल के बाहर आएगी। तो इसके क्या मेथड्स हैं कि हम कपड़ा अगर मूवमेंट में रखना चाहते हैं, हिलाते रहना चाहते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे एजिटेशन, पल्सेशन और टम्बलिंग, ये 3 मेथड दिए हुए। इनके साथ हम अपने कपड़े को मूवमेंट में रख सकते हैं to carry away the dirt।
एजिटेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज यूज्ड इन टॉप लोडिंग मशीन, मतलब कि जिनमें कपड़े ऊपर से डालते हैं। फ्रंट लोडिंग यानी कि जो सामने से जिसका दरवाजा खुलता हो। द एजिटेटर हैज ब्लेड्स विच मे रोटेट, यानी कि रोटेट एज इन किसी भी एक मूवमेंट। द एजिटेटर हैज ब्लेड्स विच मे रोटेट, रोटेट करना मतलब मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूमना, दैट इज रोटेशन। और ऑस्किलेट यानी कि ऑल्टरनेट मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जाएगा अगर कपड़ा तो दैट इज ऑसिलेशन, which cause the creation of current in the tub, forcing water into the fabric। तो वो कपड़ा घूमता रहेगा, या तो ऑस्किलेट होगा या रोटेट होगा, तो उससे क्या होगा, एक टब के अंदर करंट बन जाएगा, वॉशिंग मशीन के टब के अंदर, और उससे क्या होगा, जो पानी है वो कपड़े के अंदर जाएगा एंड इट विल टेक अवे ऑल द डर्ट आउट। दूसरा क्या है, पल्सेशन। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन टॉप लोडिंग मशीन, तो ये भी टॉप लोडिंग मशीन में है। और एजिटेशन भी। आपको ये याद रखना है कि पल्सेशन, एजिटेशन टॉप लोडिंग में होता है। फ्रंट लोडिंग में क्या होता है, टम्बलिंग। तो टम्बलिंग तीनों में अलग है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो पल्सेशन में टॉप लोडिंग मशीन में होता है, द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय वर्टिकल पल्सेटर विच हैज वेरी रैपिड मूवमेंट्स वर्टिकली। तो वर्टिकली एज इन ऊपर से नीचे, ऐसे, तो ऐसे जाता है, उसमें से बहुत तेज ऐसे क्या होता है, पल्सेशन होती है। पल्सेशन एज इन हिलने का, हिलता है जो कपड़ा हमारा उसके अंदर, टब के अंदर, दैट इज ड्यू टू अ वर्टिकल पल्सेटर। ये हमारी टॉप लोडिंग मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो उससे ये पल्सेशन होती है जो बहुत ही ज्यादा रैपिड मूवमेंट करता है। इससे भी अगेन क्या होता है, बिकॉज फिर वो मूवमेंट होती है तो हमारे कपड़े में से डर्ट बाहर निकल आता है। एंड तीसरा जो है, दैट इज टम्बलिंग। दिस इज यूज्ड इन फ्रंट लोडिंग मशीन। जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ अलग है बिकॉज दिस इज फ्रंट लोडिंग मशीन। इसमें क्या होता है, टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सिलेंडर which is perforated and which revolves in a partially filled tub। तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसा, दिस इज हॉरिजॉन्टल। सो मान लीजिए ये है हमारा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सिलेंडर, एंड ये क्या होता है, ये रिवॉल्व होता रहता है एक पार्शली फिल्ड टब में, मतलब ये पूरा भरा हुआ टब नहीं होता है, इसमें पानी, थोड़ा सा पानी भरा होता है और ये घूमता रहता है। तो क्या होता है, हर जब भी इसका एक रेवोल्यूशन होता है, एक बार एक घूमता है, तो क्या होता है, जो कपड़े हैं वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बार बार पानी के थ्रू जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लोथ्स मूव थ्रू द वाटर रादर देन वाटर मूविंग थ्रू द क्लोथ्स एज इन द प्रीवियस टू टाइप्स। तो ये सबसे अलग इसलिए भी है, एक तो क्योंकि ये फ्रंट लोडिंग मशीन में है, बाकी दोनों टॉप लोडिंग में थे। और इसमें ये भी है कि कपड़े ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, तो क्या होता है, कपड़ा पानी में से निकलता है, ना कि पानी कपड़े में से निकलता है। आप फर्क देख रहे हैं? तो फिर इससे क्या होता है, तो फिर जब कपड़ा ऊपर जाता है तो फिर वो पानी के बाहर होता है, नीचे पानी के अंदर, ऊपर पानी के बाहर, ऐसे करते करते उसमें मूवमेंट होती रहती है एंड डर्ट कम्स आउट। सो इसकी वजह से भी दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पल्सेशन एंड एजिटेशन, बिकॉज इन दोनों में क्या होता है, कपड़े के अंदर पानी जाता है, लेकिन टम्बलिंग में ऐसा नहीं है, पानी के अंदर कपड़ा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। सो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द मशीन एंड टाइप ऑफ फैब्रिक टू बी ट्रीटेड, द एजिटेशन मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, या फिर बेकलाइट, एंड आर सच दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिटर्जेंट, ब्लीचेस, सॉफ्टनर्स एक्सेट्रा। एजिटेशन स्पीड कैन ऑल्सो बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फैब्रिक। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं या सॉफ्टनर, ब्लीचेस, ये सब क्या होते हैं, काफी हार्श होते हैं नेचर में। तो हमारा अगर कोई कुछ ऐसा ऐसा हमने यूज कर लिया मटेरियल जो कि उससे खराब हो जाए, तो हमारी मशीन तो ज्यादा टाइम तक चल ही नहीं पाएगी। इसलिए प्लास्टिक या फिर मेटल या बेकलाइट, इन सब से बनाया जाता है हमारे एजिटेटर्स, ताकि वो ज्यादा टाइम तक चल पाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाई एजिटेटर्स ऑफ वॉशिंग मशीन should be made of bakelite so that they are not affected by detergents, bleaches and softeners। अब अगला क्या स्टेप आता है, rinsing का। This is the important phase in the wash cycle। If the rinse is not thorough, the clothes may look grey and dull and have a harsh texture। तो rinsing important क्यों, इसका importance है so that the clothes do not get a harsh texture and they do not lose their
appearance and they become gray and dull. Next is water extraction, यानी कि पानी निकालना कपड़ों में से। तो इसके भी 3 तरीके हैं, एक है स्पिनिंग, बॉटम ड्रेन एंड तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बॉटम ड्रेन एंड स्पिन। तो स्पिनिंग एट स्पीड्स व्हिच आर ग्रेटर देन 300 revolution per minute. RPM is revolution per minute, which generates a centrifugal force which in turn throws the water up and out. This water is pumped down the drain. So basically इसमें होता क्या है कि जो centrifugal force है, मतलब कि जो हमारे कपड़े हैं वो इतनी जोर से घूमते अंदर मशीन के अंदर कि जो पानी है, एक पानी जो है वो ऊपर जाता है और बाहर निकल जाता है। एंड वो जो घूमना है उसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ऐसे घूमते हैं। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना स्पिनिंग के अंदर, दैट द स्पीड इज ग्रेटर देन 300 RPM। ये ऐसे 1 मार्कर में आ सकता है, सो यू शुड रिमेम्बर दैट। एंड जब पानी निकल गया घूमने से, स्पिनिंग से, देन वाटर इज पम्प्ड डाउन द ड्रेन। अब सेकेंड मेथड विच इज बॉटम ड्रेन, उसमें क्या होता है, मशीन्स विद परफोरेटेड टब stop at the end of the wash phase and then at the end of the rinse phase and drain through the bottom. At the end of the drain period, the tub begins to spin as described above, which removes the remaining water from the clothes. तब इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा इसमें प्रोसेस है ये 2 बार रुकता है। एक तो वॉश फेज के बाद जो है, तब हमारा जो टब में जो चल रहा होता है वॉशिंग प्रोसेस वो रुकता है और तब पानी निकलता है। एंड दूसरी बार क्या होता है, जो रिंस फेज होता है, पहले तो हम कपड़े धोते हैं, फिर उसको रिंस फेज जो होता है उसमें भी रुकता है एंड द वाटर इज ड्रेन थ्रू द बॉटम, फिर वो पानी जो है निकल जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द ड्रेन पीरियड द टब बिगिंस टू स्पिन एज डिस्क्राइब अबव, मतलब कि स्पिनिंग फिर जो होती है वो सेम होती है ये वाली स्पिनिंग से, जिससे कि बाकी का जो रिमेनिंग पानी है वो भी कपड़ों में से निकल जाता है। तो इसमें बेसिकली 3 फेजेस में होता है एक्चुअली। आप देखें तो पहला वॉश फेज के बाद रुकता है, उसके बाद रिंस फेज के बाद, एंड तीसरा जो है एक स्पिनिंग होती है ताकि जो पानी जितना थोड़ा सा भी बच गया हो वो निकल जाए। अब तीसरा जो टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। इसमें क्या है, सम मशीन्स ड्रेन थ्रू द बॉटम विदाउट स्टॉपिंग, that is bottom draining occurs during the spin period. This system provides the best water extraction. तो ये हमारे लिए सबसे important हो गया। Why? Because this is the best method of water extraction. ये क्वेश्चन भी आ सकता है। Because it can remove heavy dirt at the bottom and dirt in suspension in water. तो क्या है, कुछ dirt होता है वो नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर, तो वो निकालना मुश्किल होता है। एंड पानी के अंदर भी जो डर्ट होती है घुली मिली, जो नीचे ना हो लेकिन फिर भी पानी में हो, वो भी निकालना मुश्किल होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, इसके मदद से हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट मेथड है। इसमें अब होता क्या है, मैंने जैसे बताया कि बॉटम ड्रेन में ये 3 बार रुक रुक के फेजेस में होता है और स्पिनिंग में गोल गोल घूम के होता है। अगर हम ये दोनों को मिला दें, मतलब कि हम रुके ना विदाउट स्टॉपिंग, हमारा मशीन रुके ना एंड स्पिन भी होता रहे साथ में, तो फिर इसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं विदाउट स्टॉपिंग एंड विद स्पिनिंग, then it is called combination bottom drain and spin, and this is the best water extraction method. And the amount of water extracted from the clothes during spinning is directly affected by the speed at which the tub spins. इसका ये मतलब हो गया कि अगर हमारा जो टब है वो ज्यादा जल्दी स्पिन करेगा तो उसमें से पानी भी ज्यादा जल्दी निकलेगा, धीरे करेगा तो पानी भी धीरे निकलेगा। That is as simple as that. और जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है 333 to 1100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि स्पिनिंग में जो स्पीड होती है वो 300 RPM से ज्यादा होने चाहिए, एंड स्पीड जो होती है वैसे जनरली वॉशिंग मशीन में वो 333 to 1100 में बीच में आ सकते। तो ये आपको नंबर याद करने पड़ेंगे।
स्पिनिंग टू नियर ड्राइनेस इज अवॉइडेड बिकॉज इट मे कॉज रिंकल्स। तो ऐसा भी नहीं कि हम अपने कपड़ों को एकदम सुखाना चाहते हैं, वाई, बिकॉज उससे क्या होता है, हमारे कपड़े मुस जाते हैं, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। द ऑप्टिमम स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 600 से 620 आरपीएम। तो यहाँ पे आई नो काफी सारे आरपीएम आ गए हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक तो है स्पीड वेरी कितनी कर सकती है, दैट इज 333 टू 1100। बट ऑप्टिमम क्या है जो सबसे अच्छा माना जाता है, दैट इज 600 से 620। एंड स्पिनिंग के अंदर 300 से ज्यादा हो तो फिर उसको हम स्पिनिंग। अब हम आते हैं ड्राइंग इक्विपमेंट्स पे और प्रोसेसेस पे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन ड्रायर्स। तो ये दोनों सिस्टम्स काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना काफी मुश्किल है। तो हम देखते हैं पहला क्या है, एयर ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड एट हाई वेलोसिटी। रूम एयर एंटर्स ड्रायर फ्रॉम अंडर द फ्रंट पैनल, passes over the source of the heat and then through the clothes and leaves through an exhaust. Thus the temperature of and humidity of the room stays normal. और जो दूसरा सिस्टम है, दैट इज एयर ऑफ हाई टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड स्लोली। इन दिस, after the air enters the dryer and passes over the heat source, it is drawn by a small fan through perforation at the top of the dryer, then downwards through the clothes and out through the exhaust. Since the movement of air is relatively slow, the humidity of the exhaust in air is high. तो हम इन दोनों में फर्क देख के इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, तो ऐसे याद नहीं होगा। बट हम अगर इसमें डिफरेंसेस देखेंगे then it will be easy to remember. तो पहले हम देखते हैं क्या है एयर ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आ गया लो टेम्परेचर, और दूसरे वाले में क्या था, एयर इज ऑफ हाई टेम्परेचर। ये पहला डिफरेंस हो गया। इज सर्कुलेटेड एट हाई वेलोसिटी, मतलब इसकी स्पीड क्या है, तेज है, और यहाँ पे सर्कुलेटेड स्लोली। तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट और मेन डिफरेंस सामने आ गया। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं। दिस इज जस्ट हाउ ड्रायर वर्क्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी रूम की हवा है वो ड्रायर के अंदर एंटर होती है फ्रंट पैनल से। हमारे ड्रायर्स के अंदर एक फ्रंट पैनल होता है, वहां से हवा आती है, और वो एक सोर्स ऑफ हीट होती है, उसके ऊपर से जाता है, एंड देन थ्रू द क्लोथ्स एंड लीव्स थ्रू एन एग्जॉस्ट। फ्रंट पैनल से हवा आती है, हीट के सोर्स पे से निकलती है, कपड़ों के अंदर से होते हुए एक एग्जॉस्ट होता है ड्रायर में, उससे हवा बाहर निकल जाती है। अब दूसरे जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एयर आती है ड्रायर के अंदर और हीट सोर्स से बाहर, और हीट सोर्स के ऊपर से निकलती है। यहाँ तक तो दोनों में सेम है। फिर इट इज ड्रॉन बाय स्मॉल फैन थ्रू परफोरेशंस एट टॉप ऑफ द ड्रायर। इसका क्या मतलब हुआ, ड्रायर के ऊपर एक परफोरेशन होती है, स्मॉल फैन परफोरेशन, तो उसके अंदर से भी हवा निकलती है और फिर नीचे जाती है थ्रू द क्लोथ्स, मतलब कपड़ों के अंदर से होते हुए, और फिर एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है। तो बेसिकली प्रोसेस में डिफरेंस है दोनों का। यहाँ पे इतना कि ये जो है यहाँ पे सीधा वो कपड़ों के अंदर से होते हुए निकल जाती, बट यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल फैन थ्रू परफोरेशन एट टॉप ऑफ द ड्रायर and then it leaves through the exhaust. और यहाँ पे temperature and humidity of the room stays normal, जैसा था वैसा ही, लेकिन यहाँ पे बदल जाता है और जो humidity है वो बढ़ जाती है। humidity is high then, और humidity high होने का reason भी ये है because the movement of the air in this dryer is slow. सो यू शुड नो कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई ज्यादा क्यों है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, विच इज आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग। सो आयरनिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हमने वॉश करे कपड़े, उसके दौरान जो भी सारे रिंकल्स बन गए, यानी कपड़े जो मुस गए, उसको ठीक करना, इवन आउट करना, दैट इज कॉल्ड आयरनिंग। हम जैसे घर में प्रेस करते हैं या प्रेस करने के लिए कपड़े देते हैं, सो दैट इज द सेम प्रोसेस। तो मोस्ट इलेक्ट्रिक आयरन्स have an inbuilt thermostat which can adjust the temperature to suit the fabric. मतलब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उसमें खुद ही एक इनबिल्ट थर्मोस्टैट होता है, तो उससे वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग कुछ को ज्यादा गर्म चाहिए होता है, कुछ को कम गर्म, एंड कुछ में पानी भी होता है, सो दैट इज ऑल एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। Iron may also have system of producing steam while in use. The weight of iron varies from 1.5 to 3.5 kg.
ये हाउस होल्ड आयरन की बात हो रही है, तो हमारे घर के अंदर जो यूज होते हैं उनका इतना अराउंड वेट होता है। एट हाउस होल्ड लेवल लाइट वेट आयरन आर प्रेफर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे खुद काम करना होता है, तो लाइट वेट, बिकॉज हम प्रोफेशनल्स नहीं है तो हमें हैवी यूज करना आता नहीं। हेवियर आर्टिकल्स लाइक कर्टेन, बेड कवर एक्सेट्रा मे रिक्वायर हेवियर आयरन्स। इसलिए अगर हमें कर्टेन्स या बेड कवर्स ये सब बड़े बड़े आइटम्स अगर प्रेस करवाने हो या आयरन करवाने हो, सो वी गिव इट टू समवन एल्स, जैसे कोई और हो जो काम करते हो धोबी, तो उनसे हम प्रेस करवाते हैं ताकि वो अच्छे से कर पाए, उनके पास हेवी आयरन्स हो। दो इन मोस्ट केसेस द हीटिंग इज विद इलेक्ट्रिसिटी, in India, one can still see some charcoal irons. Charcoal iron is like a metal box with a lid in which live coal pieces are put to heat the iron. तो अगर आपने कभी देखा होगा, जिनको आप कपड़े देते हैं प्रेस करने के लिए, अगर आप किसी और को देते हैं, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, अपने मेटल बॉक्स के अंदर चारकोल भरते हैं एंड फिर वो कपड़े हमारे प्रेस करके देते हैं। एंड ये घर पे पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स, बट बहुत सारी जगह अभी भी ऐसे प्रेस होते हैं कपड़े, ऐसे आयरनिंग होती है। यहाँ पे यही बताया हुआ है दैट जो छोटे कपड़े होते हैं, जैसे हमारे घर के नॉर्मल डेली वेयर कपड़े होते हैं, दैट कैन बी आयरन घर पे ही, बट जो कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं, दैट दे कैन बी गिवन टू कमर्शियल लॉन्ड्रीज। पैसे देके हम उनसे काम करवा सकते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर हायर्ड of individual professionals who collect material from household for washing and ironing and finishing. Such professionals are often called dhobis. तो वो क्या करते हैं, हमारे घर से कपड़े लेके जाते हैं और वो वहां धोते हैं उनको, फिर उनको आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, एंड देन दे गिव इट बैक टू आवर होम्स। सो एंड दे सर्व इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एंड इंस्टीट्यूशन लाइक स्टूडेंट हॉस्टल, स्मॉल होटल्स, रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये सारे लोग काम करते हैं। एंड दे जनरली वर्क फ्रॉम देयर होम्स। फॉर वॉशिंग दे मेक यूज ऑफ स्पेशली मार्क्ड प्लेसेस इन टाउन्स एंड सिटीज कॉल्ड धोबी घाट्स। तो जो वो जहाँ पे वो काम करते हैं उस जगह को धोबी घाट कहते हैं। तो धोबीज, दे वर्क एट धोबी घाट। ये स्पेशली मार्क्ड प्लेसेस होती हैं उनके काम करने के। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स ग्रो अप इनटू लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग शॉप्स। तो हमें ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि धोबी घाट्स एंड ड्राई क्लीनिंग शॉप में बहुत फर्क है एक्चुअली। हियर द कस्टमर टेक आर्टिकल फॉर क्लीनिंग एंड कम बैक्स फॉर अ फ्यू डेज लेटर टू कलेक्ट दोज आइटम्स। तो धोबी घाट में या धोबीज जो क्या करते हैं, वो एक ही दिन में कपड़े लेके साफ करके प्रेस करके वापस कर देते हैं। बट अगर हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं कपड़े, सो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 days, कभी कभी एक हफ्ता भी लग सकता है वापस देने में, और मिनिमम एटलीस्ट 2 days तो लगते ही हैं अगर हमें जल्दी हो तो ये एक दिन में काम करके नहीं देते हैं। तो दे टेक इट टू देयर शॉप, दे सेंड इट समवेयर एल्स, देन उसके बाद वो वहां पे से काम करके वापस शॉप पे आते हैं, फिर हमारे घर आते हैं वो कपड़े। द कस्टमर मे बी एन इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जैसे हॉस्पिटल या होटल। बिगर लॉन्ड्रीज ऑफन हैव सेवरल सेंटर और शॉप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। Some laundries also provide services of transport of material to and from the customer. मतलब कि कुछ laundries कस्टमर से लेती भी हैं और कस्टमर को देती भी हैं, वरना आपको शॉप खुद जाना पड़ता है और दे के आना होता है और शॉप जाके खुद लाना पड़ता है। दिस इज स्पेशली सो इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्टल्स, स्मॉल होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑल्सो स्मॉल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कमर्शियल लॉन्ड्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सेक्शन। तो इनमें क्या क्या सेक्शन होता है? वॉशिंग, वाटर एक्सट्रैक्शन, पानी निकालना, ड्राइंग, pressing and ironing. Some laundries may have separate section for hospitals and institutional work and another for individual and personal work. They also may have separate section for dry cleaning. Basically यहाँ पे हर काम के लिए अलग section होता है, एक ही जगह सब कुछ नहीं होता। ये एक काफी मेजर डिफरेंस हो सकता है धोबीज जो काम करते हैं और एक ड्राई क्लीनिंग के में काफी फर्क होता है इस जगह, बिकॉज वो सारा काम एक ही जगह करते हैं, एक ही दिन में करते हैं और ये घरों घरों तक जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग अलग सेक्शन उसके फाइबर पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे फाइबर अगर वुलन है, सिल्क है, सिंथेटिक है, तो उसके भी अलग अलग सेक्शन होंगे। एंड स्पेशल आर्टिकल्स लाइक ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स, जिन्हें ड्राई क्लीनिंग की खास जरूरत पड़ती है आफ्टर एवरी सीजन, इनके लिए भी एक अलग सेक्शन होता है। सम लॉन्ड्रीज ऑल्सो हैव अरेंजमेंट फॉर डाइंग एंड स्पेशल फिनिशेस लाइक जरी पॉलिशिंग। Most laundries would have units for inspection, sorting out of material,
taking care of pre-treatments like mending, repairing and stain removal. Basically ये जब हम ड्राई क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं वो लोग, उससे पहले वो इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं हमारा सामान जो हमने दिया है और वो मटेरियल के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और प्री ट्रीटमेंट क्या हो गया, जो ट्रीटमेंट से पहले कुछ कुछ उसको ठीक करना, दैट इज प्री ट्रीटमेंट। जैसे रिपेयर करना या कोई दाग है वो हटाना पहले, that is pre-treatment. These laundries have bigger equipment and in large number. हम घर पे ironing करते हैं तो हमारे छोटी प्रेस होती है और एक ही होती है, दो होती हैं, बट यहाँ पे बिगर इक्विपमेंट लार्ज नंबर में होता है बिकॉज इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं। एंड वॉशिंग मशीन हैव कैपेसिटी टू हैंडल 100 kg और मोर ऑफ लोड इन वन साइकिल। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा, कितना बड़े लार्ज स्केल पे हो सकता है 100 kg और मोर ऑफ लोड इन वन साइड, जबकि घर पे सिर्फ हम 5 से 10 kg इन डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कपड़े धोने हैं then it can be up to 100 kgs or actually more than 100 kg. They have separate section or dry cleaning. Other equipments include hydro extractors, dryers, flatbed ironing and pressing equipment, roller ironing and calendaring machine, folding, packaging table and trolleys to carry material from one place to another. तो उन्होंने यहाँ से यहाँ तक हमको बताया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं एक ड्राई क्लीनिंग शॉप के अंदर, या फिर हम ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं तो वो जो जहाँ जाते हैं वहां पे क्या क्या मिलेगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर विच आर देयर। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दैट यू वांट टू ओपन अ ड्राई क्लीनिंग शॉप, व्हाट इक्विपमेंट्स वुड यू वांट टू हैव। तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, सारे नहीं हो सकते बट कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेबल्स, ट्रॉलीज, ऑफ कोर्स आपको कपड़े एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने, सो यू वुड नीड दैट। ड्रायर चाहिए होगा, आयरनिंग के लिए बेड चाहिए होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है तो याद रखना पड़ेगा। एंड देन द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैव अ सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कपड़ा आ रहा है, बहुत सारे हैं, किसी के मिक्स ना मैच ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कौन सा कपड़ा दिया, इसकी डिलीवरी कब है, ये सब देखना। तो जब भी आर्टिकल मतलब कोई भी जो चीज है वो हम आ जाती है उनके पास, तो वो चेक करते हैं कोई डैमेज नहीं है या नहीं है, वो देखते हैं, फिर स्पेशल केयर देते हैं। द कस्टमर इज गिवन एन इनवॉइस फॉर द काइंड एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिसीव एंड द डेट ऑफ डिलीवरी। एक इनवॉइस स्लिप देते हैं, मतलब बिल दे देते हैं। सिस्टम ऑफ कोड टैग मशीन, सिस्टम ऑफ कोड टैग मैचिंग द इनवॉइस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई आइटम्स ऑफ द कस्टमर और इनवॉइस। तो फिर एक सिस्टम ऑफ कोड टैग यूज करा जाता है ड्राई क्लीनिंग शॉप्स पे या ड्राई क्लीनिंग एजेंसीज में, उससे पता लगता है कि कौन सा आइटम या फिर कौन सा ऑर्डर किस का है, किस कस्टमर का है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ड्राई क्लीनिंग। तो हमने ड्राई क्लीनिंग देख लिया, हमने इसको कंपेयर भी करा था धोबी एंड धोबी घाट्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स वी कंपेयर्ड इट टू डोमेस्टिक। अगर हम करते हैं, अगर हमारा काम, तो वो कैसे होता है। अब हम आते हैं फाइनली इंस्टीट्यूशंस पे। तो मैंने बताया था हम दो इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, वन इज हॉस्पिटल एंड अदर इज होटल्स। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि होटल्स, हॉस्पिटल, प्रिजन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है कपड़ों का और उनकी लॉन्ड्री करने का काफी ज्यादा लोड होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तो कि कलेक्शन अच्छे से हो, उनका सारा काम लॉन्ड्रिंग अच्छे से हो, एंड देन देयर इज टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोसेस्ड मटेरियल। तो ये करने के लिए होता क्या है, इनके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो इन हाउस लॉन्ड्री एंड जो कि होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और दूसरा होता है बाहर से करने के लिए। तो इन हाउस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर होटल है तो उस होटल के अंदर ही एक अलग से ब्रांच बनाई हो, मतलब अलग से एक सेटअप हो जहाँ पे खुद ही अपने सारे कपड़े धोना, उनके बेडशीट्स या फिर कोई भी और आइटम हो, तो कवर्स हो कोई, तो वो सब वहाँ पे धोते हैं, खुद ही उसको आयरन प्रेस करते हैं एंड देन दे यूज इट। दूसरा तरीका क्या होता है कि किसी और को हायर करके देना कपड़े, वो सारा काम करके आपको डिलीवर करते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन आपका होटल का बजट कितना है या हॉस्पिटल का बजट कितना है, उसके ऊपर। बोथ हैव लार्ज क्वांटम ऑफ बेड लिनन एंड अदर रूम फर्निशिंग रिक्वायरमेंट्स। और सिर्फ यही नहीं कि आप और सिर्फ बेड लिनन हो गया या फिर कर्टन वगैरह हो गए,
बट स्टाफ की यूनिफॉर्म्स भी होती हैं, एक्सेसरीज होते हैं जैसे कि एप्रन, कैप, हेड ड्रेसेस, मास्क, ये सब चीजें ऐसे होटल्स और हॉस्पिटल्स में कॉमन होती हैं। तो द हॉस्पिटल लॉन्ड्री टेक्स केयर ऑफ हाइजीन, क्लीनलीनेस, डिसइंफेक्शन। तो बेसिकली हॉस्पिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डिसइंफेक्शन होना और हाइजीन होना, है ना, साफ होना। तो यहाँ पे एक्चुअली फर्क आ जाता है होटल में ये कि होटल के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है सुंदरता पे, कि वो एस्थेटिक हो, सुंदर हो। लेकिन हॉस्पिटल में सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया जाता, cleanliness is more important. However, a number of hospitals have started using disposable where there is threat of infection which are then destroyed by burning. Disposable मतलब कि एक बार यूज करके फेंक देना, that is disposable। अगर ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, कि वो धुल के भी शायद ना निकले या वो सेफ ना हो, तो फिर उसको बस एक बार यूज करके फेंक देते हैं एंड देन इट इज डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। तो वहां पे धुलने का काम होता ही नहीं है। देर इज नो लॉन्ड्री। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल इन हॉस्पिटल आर ऑफ कॉटन, क्योंकि सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है, इजी टू ब्रीथ होता है, एंड डाइड इन स्पेसिफिक कलर टू हॉस्पिटल एंड डिपार्टमेंट। अलग अलग स्टाफ के लिए अलग अलग कलर के कपड़े बनाए जाते हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि दे आर डाइड एंड दे हैव which have excellent wash fastness, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वॉश हो पाते हैं। ओनली blankets are woolen, एक ही चीज वुलन होती है, दैट इज ब्लैंकेट, बाकी सब कुछ कॉटन। एंड यहाँ मैंने जैसे कि बताया सबसे ज्यादा cleanliness is important. Here too, stubborn stains may not be taken notice of in finishing, like starching and whitening is not included. तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे एस्थेटिक या फिर सुंदरता का ज्यादा रोल नहीं होता, क्लीनलीनेस का होता है। इसलिए अगर कोई स्टेन या कोई दाग पड़ भी जाता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते उस पे, उसको सफाई में या हटाने में। हट जाए तो ठीक है, वरना भी कोई बात नहीं है। वो ज्यादा वाइटनिंग में, स्टार्चिंग में टाइम नहीं लगा। इवन आयनिंग एंड प्रेसिंग मे नॉट बी डन टू परफेक्शन, वो भी ऐसे जैसे बस कर देते हैं, कुछ खास नहीं होता। बिकॉज ऑफ कोर्स ये पेशेंट्स को पहनना है, डॉक्टर्स को पहनना है, और यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है इन सब चीजों पे। बट हाँ, वो जो चीज है वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और वो एकदम क्लीन होने चाहिए। बट ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल्स में, सॉरी होटल्स में क्या होता है। रिपेयर एंड मेंडिंग एंड कंडेमनेशन ऑफ अनयूजेबल मटेरियल मे और मे नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड। मतलब कि मेंडिंग एंड रिपेयर एज इन कोई भी अगर कपड़ा फट जाए, खराब हो जाए, तो फिर उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई फेंक देते हैं या फिर कोई बहुत छोटा हो तो ठीक भी कर देते हैं, बट ज्यादातर फेंक देते हैं, तो उस पर भी कोई ध्यान दिया नहीं जाता। यहाँ पे किस किस चीज पे ध्यान नहीं देते? एक तो स्टेन्स पे, और दूसरा आयनिंग प्रेसिंग पे, एंड तीसरा रिपेयरिंग पे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली क्लेanलीनेस इज इम्पोर्टेंट। अब हॉस्पिटल्स में क्या होता है, होटल्स में क्या होता है, दैट इज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बेसिकली। जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, इसमें मैंने बताया था एस्थेटिक एंड फाइनल फिनिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट, सुंदर दिखना चाहिए। तो फाइनल फिनिशिंग ऑफ लॉन्डर्ड गुड्स, दैट इज स्टार्चिंग, आयनिंग, प्रेसिंग एंड करेक्ट एंड परफेक्ट फोल्डिंग आर एम्फसाइज्ड। जो सब कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं था वो सब यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि स्टार्चिंग, आयनिंग, प्रेसिंग एंड करेक्ट एंड परफेक्ट फोल्डिंग, ताकि वो अच्छे लगे, एकदम साफ सुथरे लगे, सुंदर लगे। एंड दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ गेस्ट पर्सनल लॉन्ड्री व्हेन रिक्वायर्ड। तो गेस्ट के पास भी ऑप्शन होती है अपनी पर्सनल लॉन्ड्री क्लीन करवाने की, तो वो भी होटल्स के अंदर ऑप्शन होती है देने की। एंड एज मेंशन अर्लियर, स्मॉलर होटल्स मे हैव लिंकअप्स विद कमर्शियल लॉन्ड्रीज फ्रॉम आउटसाइड। तो जो बड़े होटल्स होते हैं उनके पास तो पैसे होते हैं कि वो अपना इनबिल्ट कर लें, विद इन हाउस अपना सारा काम कर लें। बट छोटे होटल्स को अपने कपड़े बाहर भिजवाने पड़ते हैं, कमर्शियल लॉन्ड्रीज के साथ सेट लिंकअप करना पड़ता है बेसिकली, ताकि वो अपना काम उनसे करवा सके। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? डिफरेंशिएट बिटवीन वर्किंग प्रोसेस ऑफ कमर्शियल लॉन्ड्री हाउसेज एंड दोस ऑफ हॉस्पिटल लॉन्ड्री। तो हम वही बताएंगे, कमर्शियल लॉन्ड्री हाउस में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एस्थेटिक को, and everything is done to perfection, but that is not the case in hospital laundry, and then उसको आप आगे explain करेंगे। यहाँ पे process of laundry functioning in hospital दिया हुआ है कि पहले तो हर जगह से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको पहुंचाया जाता है जहाँ पे कपड़े धोने हैं वहां पे, फिर वो अनलोड किए जाते हैं सारे कपड़े, फिर उनको धोया जाता है। कैपेसिटी 100 kg पर लोड, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये वही है। फिर उनको साफ किया जाता है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस आपको ऐसे पता होना चाहिए कि होता क्या है बेसिकली।
जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, पहले कलेक्ट होता है, फिर जाता है, फिर अनलोड होता है, धोते हैं, पानी निकालते हैं, उसमें से 60-70% पानी निकालते हैं, सुखाते हैं, प्रेसिंग, मेंडिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वापस भेज दिया जाता है. क्वांटम ऑफ वर्क स्पेशली फॉर बेड लिनन इज मच लार्जर फॉर हॉस्पिटल्स एज कम्पेयर टू होटल्स. मतलब कि जो जो ज्यादातर कपड़े लॉन्ड्री के होते हैं जिन्हें केयर मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो हॉस्पिटल में ज्यादा होते हैं, होटल्स में कम होते हैं. इसका क्या रीजन है अभी हम देखते हैं. पहले पढ़ लेते हैं. बिग होटल्स में हैव 400 to 500 rooms. Large hospital may have to take care of 1800 to 2000 beds or even more. Of these, sheets in operation theatre, maternity ward and labor room may require 5 or more changes per day. Linen requirement is in stock is minimum of 6 per bed. Each set normally consists of bed sheet, draw sheet, pillow slip. Blankets are not changed daily unless soiled. तो इससे ये क्लियर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक हमको ये बताया गया कि क्यों ज्यादा काम होता है हॉस्पिटल में एज कम्पेयर टू होटल. क्योंकि एक तो बड़े होटल में भी 400 से 500 कमरे होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर 1800 से 200 बेड्स होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं. और उसके अंदर भी ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी वार्ड, इन सब में अलग अलग कपड़े लगते हैं. और लेबर रूम में तो और भी ज्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं कपड़े. एंड मिनिमम ऑफ 6 सेट पर बेड शीट्स हमको चाहिए ही होती है हर रूम के अंदर. सो दैट इज वाई इतना सारे कपड़े कलेक्ट हो जाते हैं साफ करने के लिए, लॉन्ड्री के लिए. एंड ब्लैंकेट्स जो होते हैं बस एक वो चीज होती है जो रोज नहीं बदली जाती, अनलेस सॉइल, मतलब जब तक वो गंदी ना हो जाए उनको नहीं बदल. अपार्ट फ्रॉम लिनन फॉर पेशेंट्स बेड, अदर आर्टिकल्स टू बी लॉन्डर्ड आर ड्रेस, गाउन्स, कुर्ता, पजामा फॉर पेशेंट, ड्रेस जैसे कोट, गाउन्स, कुर्ता फॉर डॉक्टर्स दैट इज जनरली ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम ड्रेस ऑफ पेशेंट्स एंड मे हैव टेरिकॉट मटेरियल एंड सम जनरल मटेरियल लाइक टेबल क्लॉथ्स एंड कर्टन. तो मतलब पेशेंट के खुद के कपड़े, फिर डॉक्टर के कपड़े, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, ये सब, और डॉक्टर के कपड़े भी अलग कलर के होते हैं, ये सब भी. तो आपने देखा मतलब हॉस्पिटल के अंदर इतना सारा होता है लॉन्ड्री करने के लिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है. एज इन द केस ऑफ कमर्शियल लॉन्ड्री, देयर इज अ सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड फॉर कलेक्शन एंड डिसएम्बर्समेंट ऑफ मटेरियल टू ईच डिपार्टमेंट. तो जैसे मैंने पहले बताया था, ड्राई क्लीनिंग में भी यही होता है और कमर्शियल लॉन्ड्रीज में भी सेम चीज होती है. देयर इज अ सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, ताकि पता लग जाए किसने कौन से कपड़े दिए थे, किसको कब वापस करना है, ये सब के लिए. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे रिसीप्ट का एग्जाम्पल दिया है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए. तो ऐसे करके एक रिसीप्ट होती है जो मिली थी. अब हम फाइनली आते हैं इस चैप्टर के एंड पे, विच इज प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन दिस फील्ड. तो फील्ड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इज ए टेक्निकल फील्ड. हमें यहाँ पे कुछ स्किल्स होने चाहिए जो हमें पता होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए. पहला इज नॉलेज ऑफ मटेरियल. हमें अगर यही नहीं पता होगा ये मटेरियल किस चीज का बना है, मतलब किस चीज का ये इसमें है, फाइबर, फैब्रिक, तो फिर हम उसका केयर कैसे कर पाएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो फाइबर कंटेंट, यार्न, फैब्रिक, प्रोडक्शन टेक्निक, कलर एंड फिनिशेस अप्लाइड सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ इट. नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व. कैसे ये बना था फैब्रिक या फिर कोई भी आइटम या लिनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना. देन नॉलेज ऑफ केमिकल्स एंड अदर रिएजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द फैब्रिक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम गलत केमिकल यूज कर लेंगे तो मे बी जो स्ट्रेन है वो और ज्यादा बढ़ जाए, सही करेंगे तो स्ट्रेन कम हो जाएगा. टेम्परेचर ऑफ वाटर, हमें कौन सा यूज करना चाहिए ये पता होना चाहिए. केमिकल्स को और हमारे जो केमिकल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और केमिकल के साथ पता होना चाहिए. दोनों को मिक्स कर देंगे तो कुछ और भी हो सकता है. एंड देन नॉलेज ऑफ मशीनरी रिक्वायरमेंट्स एंड इट फंक्शनिंग. ऑफ कोर्स इतनी सारी मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो वो कैसे काम करती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू नो. तो लॉन्ड्री मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं विच ऑफर कोचिंग, जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस, असिस्टेंट टू स्टार्ट बिजनेसेस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग with stipend in high-tech laundry, job opportunities in airways, ships, railways, hotels and high-tech hospitals. तो बेसिकली आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन आपको स्टाइपेंड के साथ नौकरी मिल सकती है इन जगहों पर. एंड हाउएवर
Each sense setup may have different types of equipment and different requirements. Practical training or internship would be required. तो हमें internship करनी पड़ेगी इस field में. Qualification in textile science, textile chemistry, fabric and apparel would be extremely useful. These courses are offered as specialization for graduate degree by several institutions throughout the country that offer home science. Now we come to the scope. तो आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का बिजनेस चलाना भी कर सकते हैं. एंड दीज सर्विसेज प्रोवाइड मच नीडेड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम एंड यूजर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्पेशली वेयर वुमेन आर वर्किंग आउटसाइड द होम. तो जो वो घर पे काम नहीं कर पाती हैं तो दे नीड टू सेंड देयर लॉन्ड्री के लिए कपड़े बाहर. तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काफी अच्छा बिजनेस बन सकता है. एंड और भी जगह यहाँ पे काम आ सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग होम, small hospitals, daycare centers. They also need services regularly. One may also choose to work in high-tech laundries of railways, airways, shipping lines, hotels and hospitals. That is institution or organization that have in-house program for care and maintenance of fabric and textiles. तो इन सारे जगहों पर एयरवेज, रेलवेज, यहाँ पे खुद में एक प्रोग्राम होता है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं. उसको कंप्लीट करने के बाद आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं. एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ट्विन ब्रोस.